नमस्कार। अक्सर माता पिता के मन में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर एक सहज चिंता रहती है। जी बिल्कुल रहती है। कैसे उसकी पढ़ाई हो, उसके सपनों को पंख कैसे लगें और शायद आगे चलकर उसकी शादी के लिए एक मजबूत आर्थिक नींव कैसे रखी जाए। सही बात है। कहते हैं बेटी घर में लक्ष्मी का रूप होती है, समृद्धि लाती है। हाँ, तो क्यों ना उसकी अपनी समृद्धि के लिए भी एक सोचा समझा ठोस कदम उठाया जाए। बिल्कुल। और इसी चिंता को समझते हुए और बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ पहल की हैं। जी आज हम एक ऐसी ही महत्वपूर्ण सरकारी योजना पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे, हाँ। जो न सिर्फ एक बचत योजना है, बल्कि हम कह सकते हैं कि बेटियों के सुनहरे कल की दिशा में एक निवेश भी है। हाँ, आज हम गहराई से समझने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना को। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो इस योजना की बारीकियों, इसके फायदों और इसके काम करने के तरीके को काफी विस्तार से बताती है। हाँ, हमारा मकसद है इस जानकारी से वो सबसे जरूरी बातें निकालना, बिल्कुल। ताकि ये समझा जा सके कि ये योजना बेटियों के वित्तीय भविष्य को बनाने में कैसे मददगार हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परतें खोलना। जी जरूर। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल, आखिर इस सुकन्या समृद्धि योजना है क्या? जानकारी के मुताबिक इसे 2015 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इसका एक बहुत ही साफ और नेक उद्देश्य है, बेटियों को एक सुरक्षित और मजबूत आर्थिक भविष्य देना। सही। ये योजना खास तौर पर 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए है। हाँ, ये जरूरी है। मूल विचार यह है कि माता पिता या अभिभावक बेटी के नाम पर एक खास खाता खोलें और उसमें नियमित रूप से छोटी छोटी बचत जमा करते रहें, ताकि समय के साथ एक बड़ी रकम तैयार हो सके। यहाँ देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, पहले, ये एक सरकारी योजना है। इसका मतलब है कि इसमें जो पैसा जमा है और जो रिटर्न मिलेगा, हाँ, उस पर सरकार की गारंटी है। ये इसे बहुत सुरक्षित बनाती है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है। और दूसरी बात, इसका पूरा फोकस बेटियों पर है। ये इसे सिर्फ एक और निवेश योजना से अलग करता है। ये असल में, जैसा कि जानकारी भी बताती है, बेटियों के वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में। हाँ, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। बिल्कुल, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उन्हें भविष्य में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखता है। सुरक्षा और सशक्तिकरण, ये दोनों ही पहलू इसे खास बनाते हैं। अब अगला सवाल कि कौन इस खाते को खोल सकता है और कैसे? जी, नियम काफी साफ हैं। पहली शर्त, बेटी की उम्र खाता खोलते समय 10 साल से कम होनी चाहिए। हाँ, और ये उम्र सीमा ये सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ लंबी अवधि तक मिल सके। अच्छा। क्योंकि बचत योजनाओं में, खासकर जिनमें वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, हाँ, उसमें समय बहुत मायने रखता है। जितनी जल्दी शुरुआत, उतना ज्यादा फायदा। बिल्कुल। दूसरी बात, खाता केवल बेटी के माता पिता या कानूनी अभिभावक ही खोल सकते हैं। जी हाँ, लीगल गार्डियन। तीसरी, एक बेटी के नाम पर देश भर में केवल एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। एक ही, ठीक है। और चौथी, एक परिवार ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए ये खाता खोल सकता है। अच्छा, 2 बेटियों तक। हाँ, इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां भी हैं, जैसे अगर पहली बेटी के बाद जुड़वा बेटियां हों, हाँ, या पहली बार में ही 3 बेटियां हों, तो उन सभी के लिए खाता खोलने की अनुमति है। अच्छा, ये जानना जरूरी है। तो इन नियमों का उद्देश्य यही लगता है कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचे। हाँ, लेकिन साथ ही इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो और प्रबंधन भी सही तरीके से हो। सही। शायद 2 बेटियों की सीमा संसाधनों के सही वितरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि खाता खोलना काफी आसान बनाया गया है। हाँ, बिल्कुल। जानकारी साफ बताती है कि किसी भी नजदीकी डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, हाँ, या फिर आरबीआई द्वारा अधिकृत लगभग सभी प्रमुख सरकारी और प्राइवेट बैंकों की शाखाओं में जाकर ये खाता खुलवाया जा सकता है। प्रक्रिया काफी सरल रखी गई है। ठीक है, तो प्रक्रिया सरल है और नियम भी साफ है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसों की बात। हाँ, इसमें निवेश कितना और कैसे करना होता है? देखिए, यहाँ योजना की एक और खूबी सामने आती है, इसकी पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। अच्छा, कैसे? इसमें निवेश करने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। हाँ, जानकारी बताती है कि आप कम से कम सिर्फ 250 रुपए सालाना जमा करके भी इस खाते को चालू रख सकते हैं। बिल्कुल, 250 रुपए मात्र। ये वाकई इसे लगभग हर किसी की पहुंच में लाता है। सही में? और अगर अधिकतम सीमा की बात करें तो एक वित्तीय वर्ष में आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जी, ये जो न्यूनतम 250 रुपए की सीमा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है,
ये दिखाता है कि योजना का उद्देश्य सिर्फ बड़ी बचत करने वालों को फायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि हर आय वर्ग के माता पिता को अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाने के लिए प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक अच्छा उदाहरण है। सही कहा। और वहीं जो 1.5 लाख रुपए की ऊपरी सीमा है वो अक्सर उन लोगों को आकर्षित करती है जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स बचाने के विकल्प ढूंढते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें किया गया निवेश उस धारा के तहत छूट के योग्य होता है। बिल्कुल। और पैसे जमा करने के तरीके में भी लचीलापन है ना? मतलब जरूरी नहीं कि एक साथ ही जमा करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी सुविधा के अनुसार मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर भी किश्तों में पैसे जमा कर सकते हैं। अच्छा। ये लचीलापन नौकरी पेशा लोगों और छोटे व्यापारियों दोनों के लिए बहुत सुविधाजनक है। वो अपनी आय के हिसाब से निवेश की योजना बना सकते हैं। सही है। बस साल भर में कुल जमा राशि 250 रुपए से कम और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। जी बिल्कुल। अब आते हैं उस पहलू पर जो किसी भी बचत योजना में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, ब्याज दर और रिटर्न। हाँ, ये सबसे दिलचस्प होता है। यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना कैसे खड़ी उतरती है? देखिए, ये इस योजना का एक बेहद आकर्षक पहलू है। पहली बात, इसकी ब्याज दरें आमतौर पर दूसरी छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ वगैरह, हाँ, पीपीएफ से तुलना होती है। हाँ, तो उनकी तुलना में थोड़ी बेहतर रहती हैं। सरकार हर तिमाही यानी हर 3 महीने में इसकी ब्याज दर की समीक्षा करती है और उसे तय करती है। और जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये दर लगभग 8% प्रतिवर्ष के आसपास चल रही है। जी, 8% के करीब। ये मौजूदा दौर में खासकर एक सुरक्षित सरकारी योजना के लिए काफी अच्छी दर मानी जा सकती है। हाँ बिल्कुल। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ब्याज दर स्थिर नहीं है, ये बदल सकती है। हाँ, ये तो है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये हमेशा आकर्षक रही है। पर दर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। अच्छा, क्या है वो? यही, इस पर मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि होता है, कंपाउंडिंग। यानी ब्याज पर ब्याज। बिल्कुल। आपको सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज नहीं मिलता, बल्कि हर साल जो ब्याज जमा होता है, अगले साल उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ये ब्याज पर ब्याज का सिद्धांत लंबे समय में पैसे को मतलब जादुई तरीके से बढ़ाता है। हाँ, कंपाउंडिंग का असर तो लंबे समय में दिखता है। बिल्कुल। सोचिए 21 साल की अवधि में इसका कितना बड़ा असर होगा। हाँ, सही बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरी और शायद सबसे बड़ी खूबी जिसका जिक्र स्रोत में भी प्रमुखता से है, वो है इसका टैक्स फ्री होना। टैक्स फ्री मतलब कैसे? मतलब इस योजना में जमा की गई राशि पर तो आपको धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती ही है। हाँ, वो तो 1.5 लाख रुपए तक की सीमा है। जी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस पर जो ब्याज मिलता है वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। अच्छा, ब्याज पर कोई टैक्स नहीं? कोई टैक्स नहीं। और जब 21 साल बाद खाता मैच्योर होता है और पूरी रकम मिलती है, हाँ, तो वो मैच्योरिटी राशि भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। वाह, यानी निवेश पर छूट, ब्याज पर छूट और निकासी पर भी छूट। इसे ही शायद ईईई स्टेटस कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, ये ईईई स्टेटस इसे टैक्स बचाने और संपत्ति बनाने के नजरिए से बेहतरीन योजनाओं में से एक बनाता है, क्योंकि आपका रिटर्न किसी भी स्टेज पर टैक्स के कारण कम नहीं होता। एग्जैक्टली। जो 8% ब्याज दर दिख रही है वो वास्तव में आपकी जेब में आने वाली 8% ही है, जबकि कई दूसरे निवेशों में क्या होता है कि ब्याज पर टैक्स कट जाता है। हाँ, टीडीएस कट जाता है या बाद में टैक्स देना पड़ता है। जी, जिससे असल रिटर्न कम हो जाता है। ये तो वाकई बहुत बड़ा फायदा है। अब बात करते हैं योजना की अवधि और पैसे निकालने के नियमों की। यस। ये कितने साल की योजना है? सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलने की तारीख से 21 साल पूरे होने पर मैच्योर होती है। 21 साल लंबी अवधि है। हाँ, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, आपको पैसे पूरे 21 साल तक जमा नहीं करने होते। अच्छा, फिर कब तक करने होते हैं? जैसा कि जानकारी में बताया गया है, पैसे जमा करने की अवधि केवल खाता खोलने से लेकर पहले 15 साल तक ही होती है। सिर्फ 15 साल? हाँ, उसके बाद यानी 16वें साल से लेकर 21वें साल तक आपको कोई नया पैसा जमा नहीं करना होता। ठीक है। लेकिन आपके खाते में जो रकम जमा हो चुकी है उस पर ब्याज मिलना जारी रहता है। अच्छा, मतलब 15 साल पैसे डालो और फिर अगले 6 साल ब्याज जुड़ता रहेगा अपने आप। जी हाँ, ये 6 साल का कूलिंग पीरियड समझ लीजिए। हाँ, ये एक तरह से आपके जमा पैसे को और तेजी से बढ़ने का मौका देता है, बिना किसी अतिरिक्त निवेश के बोझ के। ये तो बढ़िया है। और ये लंबी अवधि 21 साल ये सुनिश्चित करती है कि जब बेटी उस उम्र में पहुंचे जहां उसे उच्च शिक्षा या कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण या आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत के लिए पैसों की जरूरत हो, हाँ बिल्कुल, तब तक एक अच्छी खासी रकम तैयार हो चुकी हो।
ये दूरदर्शिता के साथ बनाई गई योजना लगती है। सही है। और अगर 21 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या बीच में पैसे निकालने का कोई रास्ता है? हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण लचीलापन दिया गया है। अच्छा। जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो उसके उच्च शिक्षा या शादी जैसे खास जरूरी खर्चों के लिए हाँ। खाते में जमा कुल राशि का 50% तक निकाला जा सकता है। 50% तक? जी, 50% तक। यह नियम पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में मौजूद बैलेंस पर लागू होता है। ये बहुत व्यावहारिक है क्योंकि अक्सर कॉलेज की फीस या शादी की जरूरतें इसी उम्र के आसपास आती है। बिल्कुल। तो 50% तक निकालने की छूट है और बाकी रकम 21 साल पूरे होने पर मिलती है। जी हाँ, पूरी मैच्योरिटी 21 साल पर ही होती है और वो रकम सीधे बेटी को मिलती है अगर वो 18 साल से ऊपर है। अच्छा, ये भी है, पैसा बेटी को मिलेगा? हाँ, ये भी एक तरह से उसे वित्तीय जिम्मेदारी सौंपने जैसा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यह योजना सिर्फ पैसे जमा करने का साधन नहीं है, बल्कि बेटी के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों के लिए एक सोचा समझा वित्तीय सुरक्षा कवच तैयार करने की रणनीति है। सही कहा। टैक्स लाभ की बात हमने पहले भी की, लेकिन एक बार फिर साफ कर लेते हैं। धारा 80C के तहत छूट जी, 1.5 लाख रुपए तक सालाना निवेश पर ब्याज टैक्स फ्री है। हाँ, पूरी तरह। और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री है। ये EEE स्टेटस इसे खास बनाता है। हाँ, ये दोहराना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टैक्स का असर रिटर्न पर बहुत गहरा होता है। सही बात। EEE स्टेटस का मतलब है कि आपको पूरी प्रक्रिया में कहीं भी टैक्स की चिंता नहीं करनी पड़ती, ना निवेश करते समय, ना ब्याज कमाते समय और ना ही पैसा निकालते समय। ये पारदर्शिता देता है कि आखिर में हाथ में कितना आएगा। बिल्कुल, ये अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। ये वाकई इस योजना की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है जिस पर जानकारी काफी जोर देती है। एक व्यवहारिक सवाल और उठता है। मान लीजिए किसी साल आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यक्ति न्यूनतम 250 रुपए भी जमा नहीं कर पाया, तो क्या होगा? क्या खाता बंद हो जाएगा? ऐसी स्थिति में खाते को डिफॉल्ट या अनियमित माना जाता है। डिफॉल्ट? तो फिर? लेकिन घबराने की बात नहीं है। जानकारी साफ करती है कि खाता स्थायी रूप से बंद नहीं होता, इसे फिर से चालू करवाया जा सकता है। अच्छा, ये तो राहत की बात है। दोबारा कैसे चालू करवाते हैं? इसके लिए आपको जितने साल आपने न्यूनतम राशि जमा नहीं की है उतने सालों के लिए 250 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से न्यूनतम जमा राशि, हाँ, और साथ में 50 रुपए प्रति वर्ष की पेनल्टी जमा करनी होती है। अच्छा, 250 रुपए मिनिमम अमाउंट और 50 रुपए पेनल्टी हर छूटे हुए साल के लिए। जी, ये प्रक्रिया खाता मैच्योर होने से पहले कभी भी की जा सकती है। तो थोड़ी पेनल्टी लगती है, लेकिन खाता फिर से सक्रिय हो जाता है और उसके लाभ मिलते रहते हैं। हाँ, ये सुविधा जरूर है, लेकिन हमारी सलाह यही रहेगी कि जहां तक हो सके नियमित रूप से न्यूनतम राशि जरूर जमा करते रहें। हाँ, वो तो है ही। डिफॉल्ट होने और फिर उसे नियमित करने की प्रक्रिया में थोड़ी भागदौड़ हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नियमित निवेश से ही चक्रवृद्धि ब्याज का असली जादू देखने को मिलता है। हाँ, अनुशासन तो जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, अब इन सब बातों को एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अभिभावक अपनी बेटी के जन्म के तुरंत बाद ये खाता खोलता है और हर साल नियमित रूप से 50,000 रुपए जमा करता है। ठीक है, 50,000 रुपए हर साल। और वो ऐसा पूरे 15 साल तक करता है, तो उसने कुल कितना निवेश किया? 15 साल में 50,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से ये हो गया कुल 7.5 लाख रुपए का निवेश। 7.5 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 7.5 लाख रुपए अगले 6 साल तक खाते में रहेंगे और उन पे ब्याज जुड़ता रहेगा। जी, हालांकि अब कोई नया पैसा जमा नहीं हो रहा है। हाँ, तो जब 21 साल बाद ये खाता मैच्योर होगा तो बेटी के हाथ में अंदाजन कितनी रकम आएगी? अगर हम मौजूदा लगभग 8% की ब्याज दर को ही आधार माने, हालांकि ये बदल सकती है। हाँ, ये बस एक अनुमान है। जी बिल्कुल, एक अनुमान। तो चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव से 21 साल पूरे होने पर ये रकम बढ़कर लगभग आप मान के चलिए 23 से 24 लाख के आसपास हो सकती है। 23 से 24 लाख? जी। 7.5 लाख के निवेश पर? हाँ, ये है कंपाउंडिंग की ताकत लंबे समय में। ये एक अनुमान है, असल राशि ब्याज दर में उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगी, पर ये दिखाता है कि कितनी बड़ी रकम बन सकती है। सोचिए, ये रकम उसकी उच्च शिक्षा, शायद विदेश में पढ़ने का सपना, हाँ, या अपना कोई स्टार्टअप शुरू करने, या फिर शादी के खर्चों में कितनी बड़ी मदद साबित हो सकती है। ये महज पैसा नहीं, ये बेटी के सपनों को उड़ान देने का एक जरिया है। ये उदाहरण बहुत साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे नियमित अनुशासित बचत, भले ही बहुत बड़ी रकम न हो, हाँ, समय के साथ
चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत और टैक्स छूट के फायदे के साथ मिलकर एक साधारण शुरुआत को एक प्रभावशाली पूंजी में बदल सकती है। छोटी बूंद से सागर भरने वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि लंबी अवधि के लिए धैर्यपूर्वक निवेश करना कितना फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी को ये खाता खुलवाना हो तो क्या-क्या दस्तावेज तैयार रखने चाहिए? जानकारी में इसकी सूची भी दी गई है। हाँ। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ बुनियादी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। जैसे? सबसे पहले बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। इसी से उम्र की पुष्टि होती है और योजना की पात्रता तय होती है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरे, खाता खोलने वाले माता पिता या कानूनी अभिभावक का पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह। कोई भी 1 या 2 आईडी प्रूफ। जी। तीसरा, उनका पते का प्रमाण, एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, पासपोर्ट, इनमें से कुछ। एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा खाता खोलने का निर्धारित फॉर्म भरना होता है जो बैंक या डाकघर से मिलता है। हाँ, फॉर्म तो हो गई। और साथ में अभिभावक और बेटी की पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये दस्तावेज पहले से तैयार रखे जाएं तो खाता खोलने में आसानी होगी। निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ जाने से समय बचता है और प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है। आजकल ज्यादातर बैंक और डाकघर इस प्रक्रिया में काफी मदद भी करते हैं। सही है। तो अब तक की चर्चा को समेटते हुए इस योजना में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकियों से अलग या ज्यादा आकर्षक बनाता है? मतलब जानकारी के मुख्य बिंदु क्या हैं? अगर हम सार निकालें तो सुकन्या समृद्धि योजना की खासियतें कुछ इस तरह हैं। अगर हम सार निकालें तो सुकन्या समृद्धि योजना की खासियतें कुछ इस तरह हैं। 1, ये सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें सुरक्षा का पहलू मजबूत है। सरकारी गारंटी। हाँ। 2, इसमें मिलने वाला रिटर्न, खासकर ब्याज दर और वो ईईटी टैक्स स्टेटस के कारण काफी आकर्षक है। टैक्स फ्री रिटर्न। जी। 3, ये विशेष रूप से बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो इसे एक सामाजिक उद्देश्य भी देता है। हाँ, ये सिर्फ बेटियों के लिए। 4, न्यूनतम जमा राशि कम होने और प्रक्रिया सरल होने के कारण यह सुलभ है, मतलब आम आदमी की पहुंच में है। तो इसका कुल मतलब क्या हुआ? ये योजना अभिभावकों के लिए क्या मायने रखती है? इसका मतलब यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ एक बचत योजना नहीं है। यह सुरक्षा, अच्छे रिटर्न, टैक्स लाभ और एक भावनात्मक संतुष्टि होती है ना। हाँ, बिल्कुल, एक सुकून। उसका एक अनूठा संगम है। यह अभिभावकों को अपनी बेटी के भविष्य के लिए, उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए एक ठोस वित्तीय आधार बनाने का एक व्यवस्थित और विश्वसनीय तरीका प्रदान करती है। जानकारी यह दर्शाती है कि यह वित्तीय नियोजन को बेटी के प्रति प्यार और चिंता जैसी गहरी भावनाओं से जोड़ती है। ये भविष्य के लिए आशा और सपनों में किया गया निवेश है। तो ये थी सुकन्या समृद्धि योजना पर हमारी विस्तृत चर्चा, जो उपलब्ध जानकारी पर आधारित थी। हमने देखा कि कैसे आज उठाए गए छोटे नियमित कदम कल बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित और उज्जवल बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जी। यह सिर्फ बैंक में पड़ा पैसा नहीं, बल्कि उसके सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पूंजी बन सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आर्थिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। जब अभिभावकों को ये पता होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य की जरूरतों के लिए एक व्यवस्था कर दी है, हाँ, तो उन्हें एक मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। और बड़ी होकर जब बेटी को ये पता चलता है, तो शायद उसमें भी भविष्य के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास बढ़ता है। सही कहा। और अब जाते जाते एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। जी। इस योजना के सीधे वित्तीय लाभ तो स्पष्ट हैं, जैसा हमने जानकारी के आधार पर समझा, लेकिन जरा व्यापक दृष्टिकोण से सोचिए। लंबे समय में इस तरह की योजनाएं, जो विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा, उनके भविष्य और उनके वित्तीय सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं, हमारे समाज में बेटियों के प्रति नजरिए को और किस तरह सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं? क्या ये धीरे धीरे उस सोच को बदलने में भी मदद कर सकती हैं जहां बेटियों को कभी-कभी बोझ समझा जाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।